नेक्स्ट +1 फिजिक्स में हम रिकॉइल ऑफ गन करने जा रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन क्या है कि जैसे हम लोग गन से बुलेट को फायर करते हैं तो गन पीछे की ओर थोड़ा सा वो पीछे की ओर झटका मारती है और जो उसका जो पीछे की ओर झटका है वो ही रिकॉइल ऑफ गन है। मीन्स द मोशन ऑफ gun in backward directions when a bullet is fired from the gun is called recoil of gun। कि जब गन से आप लोग बुलेट फायर करते हैं तो उसमें जो गन की मूवमेंट है पीछे की ओर दैट इज़ द रिकॉइल ऑफ गन। Again you can say that the movement of the gun in the backward directions when a bullet is fired from the gun is called recoil of gun। And next that is the velocity with which gun moves in backward direction is called recoil velocity। जब हम लोग गन से बुलेट को फायर करते हैं तो उससे क्या होता है कि बुलेट तो आगे चली जाती है अपना जो उसका टारगेट होता है उसके ऊपर चली जाती है और नेक्स्ट जो उसका रिजल्ट क्या होता है कि गन दैट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शंस। सो दिस इज रिकॉइल ऑफ गन कि द मूवमेंट ऑफ द गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन। कि जब भी गन से आप बुलेट फायर करते हैं तो वहाँ जब आप बुलेट फायर करेंगे तो बुलेट आगे जाएगी और गन पीछे की ओर मूव करेगी। जो मूवमेंट है गन का दैट इज़ रिकॉइल ऑफ गन। अब इस मूवमेंट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि उस गन को हम अपने कंधे के साथ अटैच कर देते हैं और उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का भी मास उस गन के साथ अटैच हो जाता है और फिर हमें झटका नहीं लगता। अगर हम लोग गन को अपनी चेस्ट से थोड़ा आगे रखें गैप डालें तो इट विल बी हार्मफुल फॉर ए हंटर। शिकारी के लिए मुश्किल हो उसके लिए ये हानिकारक रहेगा कि जब वो गन बुलेट फायर करेगा तो हो सकता है कि गन जो कि मूवमेंट पीछे के हो और उसकी चेस्ट के ऊपर वो लगे और हार्ट के ऊपर उसको अटैक करे वो, और उससे उल्टा हो सकता है कि हंटर जो शिकार को मारना चाहता है वो खुद ही शिकार हो जाए। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो इसलिए जब भी बुलेट को फायर करना है गन से तो गन दैट शुड बी अटैच टू योर शोल्डर। You have already seen in you have seen in army that soldiers are always attach heavy gun to their shoulders। कि सैनिक जो हैं गन को जो हैवी गन होती हैं उनको अपने शोल्डर के साथ अटैच करते हैं। तो इस दैट इज़ द रिकॉइल ऑफ गन। तो रिकॉइल ऑफ गन क्या हुआ द movement of the gun in the backward direction when bullet is fired from it is called recoil of gun। and velocity with which gun moves in backward directions called recoil velocity। called recoil velocity उसे क्या कहेंगे recoil velocity कहेंगे। अब देखो हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कंसीडर ए गन ऑफ मास कैपिटल M वेलोसिटी कैपिटल B and bullet of mass m
and velocity b. Velocity b. आपने कंसीडर ए गन ऑफ मास m, फाइनल वेलोसिटी करना, फाइनल वेलोसिटी b एंड बुलेट ऑफ मास m, फाइनल वेलोसिटी स्मॉल b. क्योंकि इनसे वेलोसिटी तो उनकी जीरो होगी. कंसीडर ए गन ऑफ मास कैपिटल M, फाइनल वेलोसिटी कैपिटल B एंड बुलेट ऑफ मास कैपिटल M एंड फाइनल वेलोसिटी V. तो ये है हमारा एक सिस्टम जिसमें गन जो है उसका मास कैपिटल M है, बुलेट का मास स्मॉल m है, उसकी फाइनल वेलोसिटी कैपिटल B है जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है. दैट इज यू आल्सो कैन से दैट रिक्वायर्ड वेलोसिटी. दिस इज आल्सो यू कैन से दैट रिक्वायर्ड वेलोसिटी. ये क्या है? ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी है. कौन? कैपिटल B. यही हमने अब फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ पीछे आ रही है. गन जो आपको शॉट कर रही है या आपको जो पीछे की ओर आ रही है, व्हेन यू फायर ए बुलेट फ्रॉम इट, देन व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड वेलोसिटी. तो कंसीडर ए गन ऑफ मास कैपिटल M, फाइनल वेलोसिटी कैपिटल B, इसको रिक्वायर्ड वेलोसिटी कहते हैं, एंड बुलेट ऑफ मास M एंड फाइनल वेलोसिटी B फॉर्म ए सिस्टम. आप ये क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है उसके मुताबिक क्या होगा? फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल momentum of system. Final momentum of system is equal to initial momentum of system. अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों ही फाइंड आउट करेंगे. तो क्योंकि शुरू में बुलेट और गन रेस्ट में है, तो इसलिए उनका जो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो. क्योंकि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो. और उसकी भी, गन की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो. बुलेट की भी क्या है? जीरो. इसलिए जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम होगा वो जीरो होगा. तो आप लिख सकते हैं कि सिंस इनिशियल initial velocities of bullet and gun is zero. So initial momentum of system is equal to zero. Now this is question number 2. वो पहले वाली वन है जो यहाँ हमने इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिखा है. अब फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम दैट इज mu प्लस कैपिटल MB. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. यूजिंग 2 and 3 इन वन में यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि mu प्लस MB इज इक्वल टू जीरो. सो MB इज इक्वल टू माइनस mu, सॉरी MB, mu नहीं है, दिस इज MB, स्मॉल MB, दिस इज MB, दिस इज MB. So what we have, required velocity is minus m upon capital M B.
अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट्स कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कर रहा है कि bullets and gun moves in opposite directions. Negative sign indicates that bullet and gun moves in a opposite direction. क्या है ये? अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं एंड कैपिटल B इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन. सो रिक्वायर्ड वेलोसिटी is inversely proportional to the mass of gun. मास ऑफ गन के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगर आपने इसको घटाना है, किसको? रिकॉइल वेलोसिटी को, तो आपको मास बढ़ाना पड़ेगा. किसका? गन का. अब गन का मास तो बढ़ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं? हम अपना मास गन के साथ अटैच कर देते हैं. इसीलिए उसको हम शोल्डर के साथ अटैच करते हैं ताकि हमारा भी मास उसमें क्या हो जाए? ऐड हो जाए. तो सो दिस कैन बी डन बाय अटैचिंग the gun to the shoulder. This can be done by attaching the gun to the shoulder. तो ये हुआ रिक्वायर्ड वेलोसिटी के बारे में. अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कनकरेंट फोर्सेस और इक्विलिब्रियम फोर्सेस. तो कनकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं? कनकरेंट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं, अगर वो किसी बॉडी के ऊपर या पॉइंट के ऊपर लग रही हैं, अगर उनका सम 0 हो रहा है तो दे आर द कनकरेंट फोर्सेस. तो ये कब 0 हो सकती हैं? जब कोई बॉडी क्या है? रेस्ट में है. जब बॉडी क्या है? रेस्ट में है, या वो क्या है? पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, या हम इक्विलिब्रियम फोर्सेस भी बोल देते हैं इनको. तो कनकरेंट फोर्सेस कर रहे हैं कनकरेंट फोर्सेस. तो फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो बॉडी के ऊपर लग रही हैं और उनका सम क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. और तो इस सिचुएशन में बॉडी क्या होगी? रेस्ट में होगी. अंडरस्टैंड? फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए body or at a point are said to be concurrent if their sum is 0. At this stage body is at rest. बॉडी क्या होगी? रेस्ट में होगी. अंडरस्टैंड? तो लेट F1, F2, F3 be the concurrent forces acting at point O as shown in figure. मान लो ये concurrent forces हैं, ये एक फोर्स ये है, ये दूसरी फोर्स है, ये ऐसे काम कर रही हैं.
ये मान लो ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है, पॉइंट ए के ऊपर काम कर रही है। अब देखो पॉइंट ए के ऊपर अगर ये काम कर रही हैं तो हमें अब इसका रिजल्टेंट निकालना होगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसको एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर ये F2 वेक्टर है तो ये भी F2 वेक्टर होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस लाइन के द्वारा, OC के द्वारा। अंडरस्टैंड? हाँ, complete the geometry of डायग्राम की आप क्या करो, ज्योमेट्री कंप्लीट करो। सो इन पैरेललोग्राम कौन सी, you can say that OABC या OCB हो गया, OACB में OC इज इक्वल टू OA प्लस AC। अब OC क्या है, OC तो OC है, रिजल्टेंट है, एंड दिस इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, बट OC F2 के बराबर है बट डायरेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, बट OC इज इक्वल टू माइनस F3 वेक्टर। अगर इसको वेक्टर में लिखा जाए तो OC इज इक्वल टू माइनस F3 वेक्टर। ये ऊपर को है, ये नीचे को है, बराबर है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है इसलिए बराबर है। ये ऊपर को, ये नीचे को, सेम लाइन ऑफ एक्शन है इसलिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग 2 इन 1 में प्रयोग करेंगे तो हमारे पास क्या आया, माइनस F3 इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। सो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर हो गया। सो दीज फोर्सेस आर कनकरेंट। द फोर्सेस मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। और इसी प्रकार से अगर आप लोग, हाँ, न्यूमेरिकल में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग सारी, अगर बॉडी रेस्ट में है तो हम सारी नेट फोर्सेस जो हैं वो 0 ले लेते हैं, क्योंकि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। अगर 2-3 फोर्सेस हैं देन दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रायंगल। अगर 4 हैं तो वो पैरेललोग्राम से, अगर ज़्यादा हैं तो फिर वो पॉलीगन से रिप्रेजेंट होंगी। अंडरस्टैंड? तो इसके न्यूमेरिकल भी होते हैं, कई बार ऐसा आ जाता है न्यूमेरिकल की इसी प्रकार से। ये देखो, ये यहाँ पर ये बॉक्स है ऐसे, और यहाँ से ये रस्सी से बंधा हुआ है, यहाँ ये भी रस्सी से बंधा हुआ है। तो ये बोला गया है कि जी ये टेंशन ये भी निकालो, ये टेंशन T2 भी निकालो, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको रेजोल्यूशन में ले लेंगे। रेजोल्यूशन में लेंगे तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, जस्ट ओनली BR। तो ये T2 है, तो T2 है तो ये T2 कॉस थीटा हो गया, ये T1 साइन थीटा, ये इसका वेट mg, नीचे को कौन बैलेंस करेगा, T2 साइन थीटा। और यहाँ से क्या आ रहा है, T1 इज इक्वल टू T2 कॉस थीटा, और यहाँ T2 साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करें, हाँ, तो दैट विल गिव यू T2। अंडरस्टैंड? सो यू हैव बट cos 30 is equal to under root 3 upon 2, so under root 3 upon 2 T2।
अंडरस्टैंड। तो इस ढंग से यहाँ से T1 की वैल्यू आ चुकी है, तो T2 की यहाँ से आप निकालेंगे, यहाँ साइन थीटा देखेंगे T2 क्या है, T2 इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। हाँ, तो साइन थीटा भी यहाँ वही एम जी अपॉन 1/2 आएगा। तो ये 1/2 आ रहा है, तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे। तो इस ढंग से इसको कर सकते हैं हम लोग। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये करना नहीं है, ये इसको बाद में करेंगे हम। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं दे विल बी डिस्कस लेटर ऑन। तो यहाँ इसकी कनकरेंट फोर्सेस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। हाँ, नेक्स्ट we are going to explain inertial frame of reference. Inertial frame of reference, ये शायद मैंने पहले भी कराया होगा, अगर नहीं है तो फिर देख लो। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस is said to be inertial if it is at rest or moves with a constant velocity. Newton's law of motion valid only in inertial frame of reference. Inertial frame of reference. Inertial frame of reference may be defined as the frame of reference in which body is at rest or moves with a constant velocity. या तो बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो, या फिर क्या करे, मूव्स करे किसके साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उसे कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या फिर उसमें क्या, अगर वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी तो उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस जो होंगे वो सारे के सारे वैलिड होंगे। मीन्स नॉन एक्सीलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि जो एक्सीलेटेड नहीं होती है उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बात नेक्स्ट आती है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is accelerated called non-inertial frame of reference. In this frame of reference, Newton's law of motion are not valid. अब उसके बाद आता है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या है? अब देखो, पहले तो हमने पढ़ा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे एक ट्रेन है वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चली हुई है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अगर मान लो वो एक्सीलरेटेड होती है, कहीं एकदम बढ़ जाती है उसकी स्पीड, फिर घट जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुई।
तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो हैं वो वैलिड नहीं हैं। अब सूडो फोर्स क्या है? आज जैसे ट्रेन का ही एग्जांपल ले रहे हैं, सूडो फोर्स कब लगेगी? जब हमारी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिस्टम होगा। जैसे बॉडी जो है वो, जैसे ट्रेन चली हुई है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और एकदम वो क्या होती है, एक्सेलरेट हो जाती है, एकदम उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो जो बॉडी उसके अंदर रखी होगी वो क्या है, वो मूव करेगी इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन, एंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी इज इक्वल टू इज द सूडो फोर्स। वो क्या होगी? सूडो फोर्स। जैसे ये ट्रेन है, ट्रेन में ये बॉडी रखी हुई है, ये ट्रेन जा रही है, मान लो ये ट्रेन क्या है, जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। अब ये ट्रेन जा रही है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ये बॉडी जो है वो रेस्ट में रहेगी और ये इसके ऊपर जो जितनी भी नेट फोर्स है वो जीरो होगी। परंतु अगर ये एकदम एक्सेलरेट हो जाती है, अगर ये एकदम इसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो जितनी स्पीड से ये आगे, जितनी एक्सेलरेशन के साथ ये आगे बढ़ी, उतनी एक्सेलरेशन के साथ ये पीछे को फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, बट अपोजिट इन दिस, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन। तो दिस इज बट सूडो फोर्स। So pseudo force is the force experienced by the body when frame is accelerated. When frame is accelerated and it experiences the force opposite to the direction of the motion of that frame. तो you can say that इसका बेस्ट एग्जाम्पल के साथ अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम बोलेंगे when a train suddenly accelerated, then body inside it experience a force opposite to the motion of train called pseudo force. If A is the acceleration of train, if A is the acceleration of a train, then pseudo force acting on the body, then pseudo force acting on the body F is equal to माइनस एम ए नेगेटिव होगी। अगर ये बॉडी रखी हुई है, ट्रेन यहाँ इतनी एक्सेलरेशन ए के साथ जा रही है, तो इसके ऊपर जो इसकी एक्सेलरेशन क्या हुई, माइनस ए, और मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट विल बी सूडो फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन। ये पीछे को एक्सेलरेटेड कहाँ हुई, आगे को। तो ये केसेस आते हैं, किस में आते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा लेमी थ्योरम है, उसको देख लेते हैं, हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आती है कि जब तीन फोर्सेस जो हैं एक पॉइंट के ऊपर एक्ट करती हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, देन रेशियो ऑफ ईच फोर्स टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू अदर फोर्सेस इज रिमेन सेम। तो लेमी थ्योरम क्या है, दिस थ्योरम, शायद मैंने इसको बेसिक्स में भी बताया हो। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट when
when forces when 3 होंगी ज़्यादा क्या, when 3 forces acting at a point are in equilibrium, then ratio of each force to sine of angle between other two forces is same। जैसे मान लो ये फोर्स है और एक ये फोर्स लगी हुई है और एक ये फोर्स लगी हुई है, ये तो मान लेते हैं ये अल्फा एंगल है, इसके बीच में बीटा है, इसके बीच में गामा है, ये पी फोर्स है, ये क्यू फोर्स है, ये आर फोर्स है। तो पी क्या हुआ, पी अपॉन अकॉर्डिंग टू दिस पी अपॉन साइन अल्फा, पी अपॉन क्या हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन गामा। जैसे P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा, R अपॉन साइन गामा। तो इस ढंग से ये लैमी थ्योरम है, तो इस ढंग से आप लोगों ने ये तैयार करना है।